नमस्कार। मैं कैलाश बिहारी। आज मैं बीपीएससी मेंस में वैकल्पिक विषय पर परिचर्चा करने जा रहा हूं कि किस वैकल्पिक विषय का चयन हमें करनी चाहिए। इसके लिए खुद आप निर्णय कर सकते हैं। आप सभी विषयों के सिलेबस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पेपर को देखिए और देखिए विगत वर्षों में किस विषय से सर्वाधिक नंबर आ रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए आपको सभी विषयों के वैकल्पिक विषय का अध्ययन करनी चाहिए। आपका उद्देश्य कम समय में अधिक से अधिक नंबर लाना होना चाहिए, न कि पॉपुलर विषय कि चलो ये विषय फेमस है इसको हम ले लेते हैं। ऐसा भूल मत करिए। आप हर एक सब्जेक्ट का विश्लेषण करिए, देखिए और उसमें आप अपनी समझ विकसित करिए, तो आपको पता चलेगा कि हम किस वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं। किंतु आज मैं संस्कृत विषय पर परिचर्चा करने जा रहा हूँ। प्राय विद्यार्थियों को भ्रम रहता है कि संस्कृत केवल वही ले सकते हैं जिनका बैकग्राउंड होता है अथवा जो ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़े हैं, किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। संस्कृत कोई भी ले सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आप किए हैं, चाहे आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, बीटेक, एमटेक, कुछ भी है, आप संस्कृत विषय का चयन बीपीएससी में मेंस में वैकल्पिक विषय के रूप में कर सकते हैं और करते भी, करके सफल भी हो रहे हैं। जैसे 63वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में 70वीं रैंक पर अनीशा भारती, इंग्लिश मीडियम, बीटेक, संस्कृत के साथ इन्होंने 70वीं रैंक हासिल किया। 63वीं बीपीएससी में ही चांदनी सुमन, बीटेक, इंग्लिश मीडियम 40वीं स्थान प्राप्त किए। कमलशील बीटेक 58 रैंक हासिल किए। प्रियव्रत कुमार बीटेक इंग्लिश मीडियम, इन्होंने भी 150 रैंक हासिल किए। श्वेता वशिष्ठ हिंदी मीडियम, इन्होंने 198 मार्क्स प्राप्त किए 300 में। आज ही नहीं बल्कि इसके पहले भी आप देखेंगे 48वीं से 52वीं में दुष्यंत कुमार इंग्लिश मीडियम एसडीएम पद पर चयनित हुए। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ही अनुपम सिंह हिंदी मीडियम 5th रैंक हासिल किए, 5वां स्थान। इतना ही नहीं, 48वीं से 52वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में पूरे बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा में हिंदी माध्यम में प्रथम स्थान, फर्स्ट रैंक सदानंद कुमार ने लाया था। उनका भी एक वैकल्पिक विषय संस्कृत था। तो आइए आज हम लोग संस्कृत साहित्य पर चर्चा करते हैं। इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रश्न का उत्तर देने से हमें अधिक नंबर प्राप्त करने की संभावना है, कितने क्वेश्चन संस्कृत में लिखने हैं, कितने हिंदी या इंग्लिश में लिखने हैं, और किस टॉपर्स ने अभी तक 78% मार्क्स पाए हुए हैं संस्कृत में। तो आज हमारा जो प्रयास रहेगा कि मिनिमम 75% मार्क्स हम लोग कैसे प्राप्त करें बदले हुए परिवेश में, जबकि बीपीएससी में केवल अब एक वैकल्पिक विषय बचा है। और यह भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस टॉपर्स ने इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में बिना एक भी संस्कृत लिखे हुए कितने मार्क्स पाए हैं, आदि विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हाँ, यूपीएससी और बीपीएससी में क्या अंतर है, दोनों के सिलेबस में किसमें कितने पढ़ने, इस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार में अब एकमात्र वैकल्पिक विषय है यूपीएससी के समान ही। तो संस्कृत में भी एकमात्र विषय संस्कृत है, 300 मार्क्स का है। हर एक प्रश्न 50 नंबर के होंगे और फर्स्ट एक पेपर में कुल 300 मार्क्स होंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी पार्ट में बटा होगा। सेक्शन ए में कुल 6 प्रश्न दिए होंगे, उसमें केवल 3 प्रश्न का उत्तर देने हैं। सेक्शन बी यानी सेकंड में भी आपको कुल 6 प्रश्न कम से कम दिए रहेंगे, आपको 3 प्रश्न का उत्तर देने हैं। आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा कि किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
सेक्शन ए से कम 3 और सेक्शन बी से भी 3 कुल 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्शन से आप 6 का उत्तर दे दीजिए, ऐसा नहीं, हर एक सेक्शन से आपको 3 का उत्तर देने हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। आपको यहाँ बोर्ड पर दिख रहा होगा वर्ग एक में देख रहे हैं लिखा है संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। इसमें विशेष रूप से भारोपीय काल से लेकर मध्यकालीन आर्य भाषा तक सामान्य रूपरेखा, मतलब इस वर्ग में आपको केवल 10-12 क्वेश्चन बनते हैं। 10-12 क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, हिंदी या इंग्लिश में आप इसका आंसर दे सकते हैं। 50 नंबर आपको यहाँ आएगा। वर्ग एक का सेक्शन ख में देखिए व्याकरण। व्याकरण में केवल 4 टॉपिक है, संधि, समास, कारक और वाच्य। वाक्य नहीं है, वाच्य, वॉइस। ये चारों टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, आपको यहाँ पर भी 50 नंबर का आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ ये क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में लिखना है, संस्कृत में अनिवार्य नहीं है, ये ध्यान देने योग्य बात है। अब आप देखिए पिछले बार आ गया 64वीं बीपीएससी में क्या, वाच्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है, साधारण वर्णन करें 50 नंबर के। आने वाला टाइम में क्या आएगा, संधि किसे कहते हैं, कितने भेद है, साधारण वर्णन करिए, या संधि स्वर संधि के कितने भेद। आप लोग सभी जानते होंगे कि स्वर संधि के कुल 8 भेद है, 5 प्रमुख भेद है, आप लोग को पता होगा, 6ठी 7वीं 8वीं पढ़े होंगे। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। 3 इसके अवान्तर भेद है, गौण भेद कहते हैं, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। ध्यान रखिएगा, प्रगृह्य संधि नहीं है, प्रगृह्य एक संज्ञा है, संज्ञा और संधि में अंतर है, बताएंगे बाद में आपको। अब आइए हम लोग चलते हैं वर्ग 2 में, साहित्य समीक्षा के सिद्धांत या साहित्यिक आलोचनात्मक प्रवृत्तियाँ। इसमें से आप देखेंगे कुल 6 टॉपिक है, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। कभी कभी मम्मट और विश्वनाथ को भी पूछा जा सकता है, देख लीजिए। तो इस तरह से कुल 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, आपको 50 नंबर यहाँ भी मिलेगा। इसमें हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। इस वर्ग से आपको बहुत कम नंबर मिलेगा, क्यों, ये आलोचनात्मक की गई है, इसमें एक आचार्य के दूसरे आचार्य की आलोचना की गई है। तो आलोचना वाले प्रश्न में प्रायः कम नंबर आने की संभावना होती है। इसका कारण क्या है कि आप इतने बड़े बड़े उद्भट विद्वान की मत की आलोचना करते हैं और जो प्रश्न आया रहता है उसके मत को आप स्थापित करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जैसे साधारण अभ्यर्थियों के लिए उतना ज्ञान नहीं है, और बिना ज्ञान का किसी की आलोचना करना कितने कठिन काम है। क्योंकि आपके अतः इस प्रश्न का आप उत्तर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास विकल्प है। विकल्प देखिए ख में क्या है, साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास, जिसमें केवल 5 टॉपिक है, महाकाव्य, नाटक, गीति काव्य या खंड काव्य, गद्य काव्य और संग्रह ग्रंथ आदि। इनको भी तैयार कर लीजिए, इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और यहाँ भी आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखना है 50 नंबर के। अब आइए वर्ग 3 में देखते हैं क्या है, प्राचीन भारतीय संस्कृति। इसमें आप मुख्य रूप से क्या देखेंगे, पुरुषार्थ, संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था आदि। अर्थात हम लोग ऋग वैदिक काल से देखेंगे कि किस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति थी। बहुत कम क्वेश्चन है, 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 16 संस्कार है और 4 वर्णाश्रम व्यवस्था है। 4 वर्ण आप लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसी पर क्वेश्चन बनता है, इसी पर हमें हिंदी या इंग्लिश में लिखने हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं भारतीय दर्शन। जानते ही होंगे आप लोग, 3 नास्तिक दर्शन है, चार्वाक, जैन और बौद्ध, और 6 आस्तिक दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये भी आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखने हैं, इस पर भी आपको 50 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं।
अब आइए वर्ग 4 में देखते हैं। वर्ग 4 में लिखा है संस्कृत में लघु निबंध। ध्यान रखिएगा, लिखा है लघु निबंध, लेकिन आपको 50 नंबर का आएगा। इसके लिए आपको अच्छे तरह से अनुवाद आनी चाहिए, संस्कृत राइटिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये 10-12 लाइन से यहाँ काम नहीं चलेगा। 50 नंबर है, यद्यपि शब्द सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 50 नंबर के अनुकूल आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर संस्कृत व्याकरण पर अनुवाद में अच्छी तरह से पकड़ बनाने हैं। आप लोग जानते भी होंगे, शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय जिसे याद हो गया या जो समझ विकसित करके अपना हृदयागम कर लेते हैं, अनुवाद आप 10-20 पेज जितना चाहे सारा आप बना सकते हैं, सब कुछ करंट टॉपिक पर। यद्यपि बीपीएससी में कौन सा निबंध आएगा, किस टॉपिक पर आएगा, यह फिक्स नहीं है, किंतु आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र देखेंगे तो क्या देखेंगे, संस्कृत विषय से संबंधित एक निबंध अवश्य पूछे जा रहे हैं और दूसरा समसामयिक विषय पर, करंट टॉपिक पर। तो आप यदि 2 टॉपिक को अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए, अनुवाद आप सीख लीजिए कहीं से किसी से भी, तो आप आराम से निबंध लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये निबंध संस्कृत में अनिवार्य नहीं है। इस तरह से वर्ग 6 में मिनिमम 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, कभी कभी 12 भी दे देते हैं। जैसे 60वीं से 62वीं एग्जाम में 12 क्वेश्चन दे दिए, उसमें केवल 3 लिखना था। इसका मतलब है कि सेक्शन ए में कोई भी क्वेश्चन आपको संस्कृत में लिखना अनिवार्य नहीं है। यदि आप संस्कृत में निबंध देते हैं, प्राय 6 नंबर में पूछा जा रहा है, तो वो आपको संस्कृत में लिखना है। तो इस तरह से सेक्शन ए में 1, 2, 3 कर देते हैं, तो आपको ये सब सारे के सारे हिंदी में प्रश्न आ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखिए, कुल मिलाकर आपको 21 ग्रंथों का सामान्य अध्ययन करना है। 21 ग्रंथों का सामान्य अध्ययन, सिंपल नॉलेज, अर्थात हर एक का आपको कहानी, स्टोरी आपको जानना है। यदि आपको स्टोरी याद है तो आप क्वेश्चन को बड़े आराम से लिख सकते हैं। और बीच बीच में, चूँकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में 50 नंबर के एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस किताब से संबंधित 2-3 श्लोक आप याद रखते हैं और प्रसंग अनुकूल उस श्लोक या सूक्तियों को बीच बीच में आप डालते जाते हैं उत्तर लिखने के क्रम में, तो आपको अच्छे नंबर आने की संभावना है। अब आप देखिए 21 ग्रंथ में से क्या है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा 6 महाकाव्य पढ़ना है। कौन कौन है? रघुवंश, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम और बुद्ध चरितम। 6 हमारा नाटक भी है, स्वप्न वासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षसम और प्रबोध चंद्रोदयम। 2 हमारा गद्य काव्य है, कादम्बरी और 10 कुमार चरित। पुनः नीति शतक, मेघदूत, कठोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, राजतरंगिणी, हर्षचरितम और कौटिल्य का अर्थशास्त्रम। कुल मिलाकर 21 ग्रंथों का आप सामान्य अध्ययन कर ली। इन्हीं 21 ग्रंथों में आपको 6 प्रश्न मिनिमम दिया होगा। सेक्शन बी में आपको केवल 3 प्रश्न का उत्तर देने हैं, हिंदी या इंग्लिश में। तो इस तरह से दोनों सेक्शन में आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपको संस्कृत में लिखना अनिवार्य नहीं है। जिसमें लिखा रहेगा कि संस्कृत में लिखें तभी लिखिए, अन्यथा आपके पास पर्याप्त विकल्प है। आप सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में, या आपने जो भी माध्यम का चयन किया है उसमें आप लिख के आ सकते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूं कि जिन्होंने हिंदी में लिख के आया उन्होंने क्या अंक प्राप्त किए। 60वीं 62वीं से एक पेपर हुआ है, उस साल नाम था प्रभात कुमार। वो बेचारे 2008 से ही बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे, बिहार में जो पॉपुलर विषय है उससे अपना दे रहे थे, किंतु कभी भी वह मेंस तक, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए थे। लास्ट में उन्होंने 17 में मेरे पास आया और कहा सर अब मुझे संस्कृत लेना है, क्योंकि दूसरे विषय से मैं नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, विषय में जानना भी नहीं चाहता हूँ कौन सा विषय है। तो उन्होंने संस्कृत लिया और मित्रों 300 में 189 मार्क्स पाए थे प्रभात में। दूसरा उदाहरण देता हूँ, सुरजीत बनरवाल
एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं, उन्होंने भी 3 क्वेश्चन हिंदी, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन हिंदी, 6 के 6 प्रश्न हिंदी में लिख दिए। आश्चर्य होगा, सुरजीत पनहरवाल बीटेक स्टूडेंट है और हिंदी मीडियम में लिखा है। उनको 194 मार्क्स प्राप्त किए, जो अभी एसडीएम पद पर आरूढ़ है बिहार में। इतना ही नहीं, उसी वर्ष शशि भूषण, उसने भी हिंदी माध्यम में लिखा, 6 के 6 क्वेश्चन, कहीं भी एक भी संस्कृत नहीं, और 200 नंबर पाए। इसका मतलब यह है कि हम हिंदी में भी लिख के 300 में 200 नंबर तक हम आराम से नंबर ला रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अब आइए, इतना ही नहीं, मैं और उदाहरण दे देता हूँ। आप देखेंगे कि जिन्होंने केवल एक संस्कृत में निबंध लिखा, उसका मैं उदाहरण देता हूँ। 63वीं बीपीएससी एग्जाम में प्रियव्रत कुमार है, बीटेक है, आपको पता भी है, मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। अभी प्रियव्रत कुमार बीटेक, 1 क्वेश्चन उन्होंने संस्कृत में निबंध लिखा था और 5 क्वेश्चन उन्होंने इंग्लिश में लिखा। मित्रों, उसको 200 नंबर आया। श्वेता वशिष्ठ, 1 क्वेश्चन उन्होंने केवल निबंध लिखी और 5 क्वेश्चन हिंदी, 198। तो इस तरह से जितने भी हैं, उन्होंने 189 से 200 मार्क्स तक प्राप्त किए हुए हैं, एक आध क्वेश्चन भी संस्कृत में लिखने के बाद। किंतु मेरा मानना है कि यदि आप 2 क्वेश्चन संस्कृत में लिख देते हैं तो निश्चित रूप से आप 200 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत वाले क्वेश्चन में आपको एवरेज 33 नंबर आ रहा है, जोड़ के देख लीजिएगा। तो यदि संस्कृत में लिखेंगे तो निश्चित रूप से 10-12 नंबर आपको प्लस आएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि सेक्शन ए में हम लोग क्या देखें कि यदि क्वेश्चन नंबर 6 देंगे तो संस्कृत देंगे, बाद बाकी आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। और थोड़ा सा देखिए, आपको मैंने यहाँ लिखा है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किन्हीं 2 श्लोकों की व्याख्या। ध्यान रखिएगा मित्रों, मैंने लिख दिया है 2 श्लोक को व्याख्या करना। पहले हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत में पूछा जाता था, विद्यार्थी संस्कृत को छोड़ के हिंदी या इंग्लिश में देते थे, किंतु 64वीं बीपीएससी एग्जाम से इन्होंने यह कह दिया कि भैया सेकंड पेपर में जो अब व्याख्या होगा वह संस्कृत में ही देना चाहे। मुझे लगता है कि विद्यार्थी विकल्प बहुत था, इसलिए वो प्राय हिंदी में दे देते थे। तो बीपीएससी वालों ने, सेटर ने सोचा होगा कि चलो भाई एक आध तो कम से कम संस्कृत लिख दो, क्योंकि संस्कृत विषय और संस्कृत में एक भी क्वेश्चन नहीं। खैर जो भी हो, आगे हम लोग देखते हैं। आपको ये जो 21 में से 11 किताब ऐसे है जिससे आपको श्लोक व्याख्या ही पूछे जाएंगे। ये देख लीजिए क्या है। पहला आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा होगा कठोपनिषद। आप लोग को सबको पता है कि कठोपनिषद में 2 अध्याय है, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय में 3 बल्ली है, बल्ली कहते हैं पार्ट में डिवाइड रहता है, उपनिषद में बल्ली भी कहते हैं उसको, भाग को। तो आपको तीनों बल्ली नहीं पढ़ना है प्रथम अध्याय का, केवल तीसरा बल्ली पढ़ना है। तीसरे बल्ली में 17 श्लोक है, 17 मंत्र है। आपको 17 नहीं पढ़ना है, 10 से 15 मात्र, अर्थात केवल 6 मंत्र आपको पढ़ना है, 5 नहीं, 6 मंत्र। दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता। आप लोगों को पता है कि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। आपको 18 अध्याय और 700 श्लोक नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल दूसरा अध्याय पढ़ना है। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं, आपको 72 श्लोक नहीं पढ़ना है। सिलेबस में एकदम क्लियर रूप से दिया हुआ है, 13 से 25 श्लोक तक आपको पढ़ना है दूसरे अध्याय का। कितने हो गए? 13 श्लोक, 12 नहीं है, 13 श्लोक। अब है नाटक। नाटक जानते हैं, नाटक अंकों में बटा होता है, कम से कम 5 अंक होनी चाहिए, अधिक से अधिक 10 अंक होनी चाहिए, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में क्लास में करेंगे। तो स्वप्नवासव दत्तम एक नाटक है, इसमें 6 अंक है। आपको 6 अंक नहीं, केवल 6ठा अंक पढ़ना है। 6ठे अंक में कुल 19 श्लोक है, आपको 19 का 19 श्लोक तैयार करना है, 10 श्लोक नहीं है, 19 श्लोक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इसमें भी आपको 7 अंक है, 7 अंक नहीं पढ़ना है, केवल चतुर्थ अंक पढ़ना है। चतुर्थ अंक में कुल 22 श्लोक है, आपको 22 का 22 श्लोक तैयार करना है, 10 श्लोक नहीं है, 22 है।
तीसरा नाटक है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित में 7 अंक है, 7 अंक नहीं पढ़ना है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको केवल तृतीय अंक पढ़ना है। तृतीय अंक में 48 श्लोक है, आपको 48 श्लोक का व्याख्या तैयार करना है। 2 महाकाव्य से आते हैं। 2 महाकाव्य, पहला है किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग है। आप लोगों को पता होगा महाकाव्य सर्गों में विभक्त होते हैं, मिनिमम 8 सर्ग होनी चाहिए, अधिक से अधिक कितना हो कोई वर्णन है। तो आपको केवल 18 नहीं बल्कि प्रथम सर्ग पढ़ना है। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक है, आपको 46 के 46 श्लोक तैयार करने हैं, तब एक व्याख्या इससे पूछा जाए। फिर आपका बुद्ध चरित है। बुद्ध चरित में 28 सर्ग है। 28 सर्ग नहीं पढ़ना है, केवल आपको तृतीय सर्ग पढ़ना है। तृतीय सर्ग में 65 श्लोक है, आपको 65 नहीं पढ़ने हैं, केवल 1 से 10 श्लोक पढ़ने हैं। उसके बाद आपका है नीति शतक। नीति शतक में 100 श्लोक है, आप लोग को सबको पता है, 100 श्लोक नहीं पढ़ना है, केवल 1 से 10 श्लोक पढ़ना है। मेघदूत। मेघदूत में 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। आपको केवल पूर्व मेघ पढ़ना है और पूर्व मेघ में केवल 1 से 10 श्लोक पढ़ना है। फिर आपका 2 गद्य काव्य है। कादम्बरी एक गद्य काव्य, उसमें थोड़ा सा सुखनास का उपदेश है, उस चीज़ को आपको पढ़ना है। उसी तरह कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो अधिकरण में बटा हुआ, आपको केवल प्रथम अधिकरण पढ़ना है। प्रथम अधिकरण में भी प्रथम प्रकरण है, इसमें केवल दूसरा अध्याय और 7वां प्रकरण का केवल 11वां अध्याय मात्र है। मित्रों, ये जो मैंने आपको 11 ग्रंथ बताया, इनसे केवल और केवल किन्हीं 4 पुस्तक से, अब 4 कौन सा रहेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन किन्हीं 4 किताब से एक एक श्लोक 4 श्लोक दिया रहेगा और उससे आपको 2 श्लोक का व्याख्या करना है। मैंने अभी भी चर्चा कर दिया है कि 64वीं बीपीएससी के पहले यह ऑप्शन रहता था हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत में लिखा, किंतु 64वीं में इसने कह दिया कि भैया केवल और केवल संस्कृत में ही लिखना है। तो इसका मतलब है टोटल यदि आप श्लोकों की संख्या जोड़ेंगे मित्रों, 184 श्लोक का यदि आप व्याख्या तैयार कर लेते हैं तो आपको 50 नंबर का सवाल, ध्यान रखिएगा, सेक्शन बी में प्रायः 11 नंबर क्वेश्चन में या 12 नंबर में पूछा जा रहा है व्याख्या। तो इतने आपको करना है। अब आप सोच के देखिए, 184 श्लोक तैयार करेंगे तो 50 नंबर का आएगा, और यदि आप आईएएस का सिलेबस देखेंगे तो 130 श्लोक यदि तैयार कर लेते हैं तो आपको 150 नंबर का वहाँ आ जाएगा। अब आप खुद विचार करिएगा कि बीपीएससी का सिलेबस बड़ा है या यूपीएससी का। इस चीज़ को और अच्छे तरह से जानने के लिए आप यूपीएससी का जो सिलेबस का विश्लेषण है, मैंने पाणिनि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, मैंने डलवाया है, तो उसको आप ज़रूर एक बार सभी देख लें। उसके बाद आप बीपीएससी का विश्लेषण देखें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, किसका सिलेबस छोटा है, किसका। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ बेहद आसान है, बेहद आसान है, ध्यान रखिए कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन आसान भी इतना नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, यदि आप इसको छोड़ना चाहें तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, सारे के सारे एक भी व्याख्या तैयार मत करिए। प्राय जो अभी तक करते आ रहे हैं छोड़ देते हैं, कहता है कौन करेगा 184 श्लोक का क्या व्याख्या 50 नंबर के लिए। तो मित्रों, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि व्याख्या वाला पार्ट जरूर करिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 50 में 45 प्लस नंबर तक आ सकते हैं। जिन्होंने व्याख्या किया उसको 75% प्लस मार्क्स आए। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, 48वीं से 52वीं बीपीएससी एग्जाम में अनुपम सिंह, उन्होंने व्याख्या किया था। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेबस आपके सामने दिख रहा है, ये 40वीं बीपीएससी से वही सिलेबस चलते आ रहा है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है, केवल उसके क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में बदलाव किया है। इसलिए सिलेबस वही चलते आ रहा है। प्रश्न पूछने पहले भी व्याख्या पूछे जा रहे हैं आज भी। तो उस अनुपम सिंह ने एक व्याख्या लिखी थी संस्कृत में और एक निबंध लिखा था। मित्रों उस समय 400 का एग्जाम था, 400 में उसने 304 नंबर लाए थे। कितना परसेंट हुआ बताइए? 76%। तो सोचिए, एक क्वेश्चन निबंध, एक क्वेश्चन व्याख्या और सारे क्वेश्चन उन्होंने हिंदी में लिख के लाई थी, तो भी इतने नंबर आए। इतना ही नहीं, उसी वर्ष दुष्यंत ने इंग्लिश मीडियम पर, उसने भी क्या किया था,
श्लोक का संस्कृत में व्याख्या किया और निबंध संस्कृत में लिखा और सारे क्वेश्चन इंग्लिश में। मित्रों 77%, 308 नंबर पाए थे 400 में। आप क्या देख रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन बढ़ा देते हैं उसका परसेंटेज भी बढ़ जाता है। और मैं एक उदाहरण देता हूं मित्रों, सदानंद कुमार, उसने 3 क्वेश्चन संस्कृत में लिखा था। कौन कौन? एक निबंध 48 में से 52 में, एक संस्कृत व्याख्या और एक टिप्पणी आ जाता था। जैसे 64वीं में पूछना शुरू कर दिया कि शुद्रक पर संस्कृत में टिप्पणी लिखा या भारवी पर 25-25 नंबर, वैसे पहले भी पूछा जा रहा था। उसने 3 क्वेश्चन संस्कृत में लिखा था, टिप्पणी संस्कृत में, व्याख्या संस्कृत में और निबंध संस्कृत में। मित्रों 78% मार्क्स उन्होंने पाए थे। इसका मतलब है कि सिलेबस वही है, हम यदि क्वेश्चन की संख्या धीरे धीरे संस्कृत में बढ़ा रहे हैं तो नंबर भी हमें परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। तो अभी तक बीपीएससी में मुझे जहाँ तक जानकारी है 2003 से अब तक 78% नंबर संस्कृत वैकल्पिक विषय में प्राप्त किए हुए, किंतु जब से एक पेपर हो रहा है तब से केवल 200 नंबर यानी लगभग 66.5%। इसका क्या कारण आप खुद समझ गए होंगे कि ये सब कोई भी संस्कृत में नहीं लिख रहा। यदि एक आध लिख भी देते हैं तो किसी तरह से टूटी फूटी भाषा में। मित्रों मैं आपको सलाह देता हूँ, यदि आप 3 क्वेश्चन संस्कृत में लिख देते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, इस टॉपर्स के आधार पर मैं बता सकता हूँ जिन्होंने क्वेश्चन लिख के आया, आप 75% से 80% के बीच में आप नंबर ला सकते हैं यदि मेहनत आप करेंगे तो। क्योंकि आप सोच के देखिए कि यदि 200 में 300 में 200 नंबर आए तो एवरेज आपका आएगा एक में 6.66% उन्होंने नंबर पाया केवल हिंदी में लिखने के बाद। यदि आप संस्कृत में लिख देते तो निश्चित रूप से यदि 2 क्वेश्चन लिखते तो 25 नंबर, इसका मतलब 75% नंबर आ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। और यदि तीसरा कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आपको, मुझे आशा है और विश्वास भी है कि आप नंबर ला सकते हैं 80% तक। इसके लिए आपको ग्रामर अच्छे तरह से सीखना पड़ेगा, शब्द रूप धातु रूप प्रत्यय को अच्छे तरह से समझ के याद करिएगा, ये नहीं कि रट लिए, तो फिर आप आराम से नंबर ला सकते हैं। अभी भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमारा प्रयास है क्या कि आप सेक्शन ए में एक जरूर संस्कृत में निबंध लिखें और सेक्शन बी में 11वें नंबर क्वेश्चन में देखिएगा 64वीं बीपीएससी में व्याख्या दे दिया संस्कृत में, और 12 नंबर क्वेश्चन में 4 टिप्पणी दे देता है, किन्हीं 2 टिप्पणी 25-25 नंबर पर संस्कृत में। ये 3 क्वेश्चन आप जरूर करके आइए, देखिए आपको कितना अच्छा स्कोर आएगा। मुझे आशा है कि आपको बढ़िया स्कोर आ सकता है। तो इस तरह से हमने, और हाँ एक चीज़ आप देखेंगे 64वीं का जरूर पेपर उल्टा के देखिए, तभी आपको कुछ पता चलेगा। 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो भाषा विज्ञान से हिंदी में, व्याकरण हिंदी में, और साहित्यिक समीक्षा या साहित्यिक विधाओं का उद्भव विकास से यदि एक पूछ दिया तो दर्शन और इससे जरूर ही पूछेगा एक एक। यदि इन दोनों से एक पूछ देता है तो यहाँ एक ध्यान रखिएगा, दर्शन और ये यानी कि 4, 5, 6, 64वीं में क्या कर दिया 4, 5, 6 यानी चौथा देना है तो संस्कृत में देना है, अर्थात संस्कृति भी संस्कृत में, दर्शन भी संस्कृत में और निबंध भी संस्कृत। मतलब सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन हिंदी में विकल्प दिया, 3 क्वेश्चन संस्कृत में दिया। आप अभी भी आपके पास विकल्प है, यदि हिंदी में देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम एक सेक्शन में एक संस्कृत में दे दीजिए और सेक्शन बी में 1 या 2 जरूर आप लिखिए। मुझे आशा है कि आपको अच्छे स्कोर जरूर आएंगे। और वो विकल्प कम करते जा रहा है, इसका संकेत क्या है आप खुद समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है दोनों पेपर का मानना है। और आगे देखिए सेक्शन बी में तो वही करेगा ही, अब टिप्पणी जरूर पूछेगा संस्कृत में, व्याख्या जैसा उन्होंने संकेत पहले ही दे चुका है, तो आप पहले से तैयार रहिए देने के लिए। तो मेरे विचार से दोनों पेपर को अच्छे तरह से आप तैयार कर लीजिए तो आपको अच्छे नंबर जरूर आएंगे। अब आइए, आप कहेंगे सर ये बीपीएससी का तो बहुत श्लोक है, बहुत हमें पढ़ना पड़ गया है, तो यूपीएससी से भी टफ लग रहा है। लेकिन नहीं, टफ तब लगेगा जब आप डायरेक्ट बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आएंगे। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं तो आपको बीपीएससी एकदम आसान लगेगा, टू इजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। जितने मैंने टॉपर्स का नाम लिया, सदानंद, अनुपम सिंह, दुष्यंत, प्रभात,
प्रिया व्रत, जितना भी चांदनी सुमन, आपका ये अनीसा भारती, सारे ने सारे पाणिनि क्लासेज में रेगुलर रूप से क्लास की थी। अनीसा भारती ने 2013 में शशांक त्रिपाठी के साथ जो 2015 में आईएएस में 5वें स्थान पर चयनित हुए थे, उन्होंने उसी बैच में रेगुलर रूप से क्लास किए पाणिनि क्लासेज में। ये सब के सब पाणिनि संस्थान से पढ़े हुए हैं और सब ने कभी किसी ने मेंस लिखा, किसी ने इंटरव्यू तक, लेकिन दुर्भाग्य से फाइनली नहीं हो पाया। लेकिन बीपीएससी में लगभग सभी एसडीएम, डीएसपी आदि पद पर चयनित हो गए। तो तात्पर्य यही है कि मैं कहना चाहता हूं कि यूपीएससी का तैयारी करने के बाद आपको बीपीएससी का आसान लगेगा। केवल और केवल कितने 3 किताब अलग है बीपीएससी से, देख लीजिएगा क्या अंतर है। आप देखेंगे प्रबोध चंद्रोदयम नाटक एक अलग है, कठोपनिषद एक अलग है और बुद्ध चरितम आप देखेंगे, और सारे के सारे आपको आईएएस वाले ही किताब आपको यहाँ भी पढ़ना है। अंतर जो है, अंतर आपको व्याख्या वाला भाग दीजिएगा तो वहाँ आएगा और यहाँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूपीएससी में टोटल 26 किताब पढ़ेंगे, यहाँ 21, केवल 4 किताब, लेकिन 3 किताब यहाँ प्लस है। तो ये ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार आपको सलाह देता हूँ कि यूपीएससी और बीपीएससी में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है जो आपने खुद महसूस भी किया अभी, और वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे तरह से आपको हो सकता है। अब आप ध्यान दीजिए, इस व्याख्या यदि यूपीएससी कर लेते हैं तो यह व्याख्या भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब कहिए कैसे? याद करिए, भगवत गीता आप आईएएस में भी देखिएगा, दूसरा अध्याय ही पढ़ना है, 13 से 25 श्लोक। यदि इस किताब से पूछा तो एकदम से 1 श्लोक तो मिल गया। आप देखेंगे वहाँ भी स्वप्नवास दत्तम का 6ठे अंक और 19 श्लोक तक ही व्याख्या तैयार करना है। आप यहाँ भी यदि इससे पूछ दिया तो सोच के देखिए, एक तो आपको मिल गया। इतना ही नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम वहाँ चतुर्थ अंक पढ़ते हैं, वहाँ चतुर्थ अंक में 15 से 22 पढ़ते हैं। यदि लास्ट से पूछ दिया तो 1 मिलने की संभावना है। आप देखिएगा नीति शतक यूपीएससी में भी 1 से 10 ही पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं। इसका मतलब यदि नीति शतक से पूछ देता है तो निश्चित रूप से आपको 1 श्लोक आराम से मिल जाएगा। और वहाँ भी देखिएगा मेघदूत भी वही 1 से 10 पढ़ते हैं, कादम्बरी का शुक्नाशोपदेश भी वहाँ पढ़ते हैं, उत्तर किराता अर्जुनियम वहाँ हम लोग केवल 1 से 10 श्लोक पढ़ते हैं, यहाँ आपका 46 है। यदि वह संजोग से 1 से 10 पूछते और प्राय पूछ ही देते हैं, या तो स्टार्टिंग से या तो एंड से, तो आपको निश्चित रूप से 100। आप बताइए, इतने किताबों से आपको तो देखा गया है कि 90% विद्यार्थी को मिल ही जाता है व्याख्या वाला पार्ट, और यदि ये मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात। दुर्भाग्य से नहीं मिलते हैं तो हम लोग पहले से तैयार कर लेंगे, या तो हिंदी का हमारे पास ऑप्शन है, हिंदी का क्वेश्चन हम लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से आप यूपीएससी और बीपीएससी में जो अंतर है वो आपको मैंने समझा दिया। अब आइए मित्रों, कहा जाता है कि इतने देखने में तो एकदम छोटा सा सिलेबस लग रहा है, इतना सा है भी रियल में बहुत छोटा सा है। मैं बार बार आपको सलाह देता हूँ कि डायरेक्ट आप किसी के टॉपर्स से कहने पर या कैलाश बिहारी के कहने पर संस्कृत मत ले लीजिए। आप खुद देखिए, विश्लेषण करिए, दूसरे पेपर का सिलेबस उल्टाइए और देखिए कि छोटा किसका है और किस में हम ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अब देखिए, नंबर लाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यदि निबंध लिखेंगे तो 45 नंबर जरूर आ जाएगा, ला सकते हैं, ये नहीं कहता हूँ कि आ जाएगा। अब यदि व्याख्या लिखते हैं तो आप 45 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप एक और टिप्पणी लिख सकते हैं तो 50 में 45, और यदि आप इस चीज़ को व्याकरण वाला हिंदी में भी लिखेगा तो मुझे विश्वास है 40 जरूर ला सकता है। अब सोचिए, 5 5 10 15, और इधर हो गया 4 8 12 16 1 17, 175 नंबर 4 क्वेश्चन में। और 2 क्वेश्चन जो हिंदी या इंग्लिश में लिखेंगे आप जोड़िए, मिनिमम 33 नंबर तो जरूर आएगा, 30 से 35। यदि 33 नंबर ही मान के आए तो 33 और 33 कितना हो गया, 66 हो गया, 66 जोड़ के देखिए, 6 5 11, 7 6 13 1 14, बताइए 241 मार्क्स हम ला सकते हैं। क्यों? टॉपर्स ने लाया है 78%, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये टॉपर्स के अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, 2003 से जो अब तक आया जा रहा है। तो इस तरह से आप अभी भी 241 तब ला सकते हैं जब आप व्याख्या लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, टिप्पणी लिखेंगे और इसको अच्छे तरह से तैयार करेंगे। 2 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में आप परसेंटेज निकाल के देख लीजिएगा मित्रों, तब आपको लगेगा कि हाँ ये सही है। ऐसा नहीं है
कि हम मार्केट के किताब के ऊपर कोचिंग का कवर लगाए हुए नोट्स का अध्ययन करते हैं और हम कहते हैं बहुत बेहद आसान है, बहुत बेहद आसान है। ऐसे मित्रों नहीं होगा, आपको इतना नंबर आ जाएगा। उस किताब में भी क्या है, कुछ नहीं है, सारे जगह ज्ञान है। जरूरी नहीं आपका जहाँ हमें 5, 8, 5, 6 नोट से हमें काम चल सकता है, वहाँ 70, 80 पढ़ने की आवश्यकता है। सोच के देखिए। और किताब में तो सारे ज्ञान है। कहा भी गया है, चाणक्य ने कहता है पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नौशा विद्या न तद्धनम। मतलब कि किताबों में नोट्स में तो सारे ज्ञान रखे हैं, लेकिन जब समय आएगा तो जो आपको याद रहेगा, मुखस्त रहेगा, जिसको आप अच्छी तरह से पढ़े हैं, वही तो काम आएगा। और आपको कितने क्वेश्चन देख लीजिए, संस्कृत व्याकरण सीख जाए, केवल 2 ही क्वेश्चन तो है आपको जो हिंदी इंग्लिश में लिखना है, यदि अच्छे नंबर लाना है तो। इतना ही नहीं मित्रों, कुछ उद्भट विद्वान तो क्या सोचते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ इस दुनिया में, मेरा नोट्स ही सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। सोच के देखिए मित्रों, जिस आदमी को ब्रह्म का ज्ञान होगा वही तो ब्रह्म के स्वरूप को बता सकता है। क्या जिसको आपको यदि ब्रह्म का ज्ञान नहीं तो क्या आप ब्रह्म को बता सकते हैं? नहीं ना। तो बताइए, जिस उद्भट विद्वान को सिलेबस ही पता ना है यूपीएससी बीपीएससी का, वो यूपीएससी बीपीएससी वाले को क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे? बेटा कठोपनिषद में 10 से 15 है, कितना हुआ? 6 कहेगा 5 है। सोच के देखिए। गीता में कितना है? 13 से 25 जोड़ लीजिएगा अच्छे तरह से, 13 कहेगा अरे 12 है। स्वप्रभाषव दत्त में 19 श्लोक है, कहेगा अरे 10 श्लोक है। लगता है उसका अपना ही सिलेबस है क्या? और देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में 22 श्लोक है, कहेगा 10 है। तो इस तरह से जो विद्यार्थी को गलत सिलेबस बता के उसको क्या रखते हैं, माया नगरी में भ्रमण कराते रहते हैं, माया नगरी में विचरण कराते हैं। माया नगरी में 5-6 महीने तक विचरण करते हैं। विचरण करते करते वह भ्रम की स्थिति में आ जाती है। भ्रम की स्थिति आने के बाद उसकी बुद्धि संशय में पड़ जाती है। और पंचतंत्र में क्या क्या? संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो संशय में पड़ जाता है उसका विनाश निश्चित है। अब समझ गए संशय में हम लोग क्या पढ़ेंगे। 2 नाव पर पैर रखने के बाद क्या होता है। और इतना ही नहीं, यदि वह कहे कि भाई मैं यदि कहूँ मेरा नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, क्या आप मानेंगे? नहीं ना। मित्रों, किसी भी व्यक्ति का नोट्स मोर देन सफिशिएंट नहीं होता है। हर एक कोचिंग का नोट्स इनसफिशिएंट है। सफिशिएंट कौन है? आपका मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी राइटिंग, आपका एक्स्ट्रा एफर्ट, यह आपका मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। तो मित्रों, मोर देन सफिशिएंट आपका कब होगा? जब आप इस तरह से तैयार करेंगे तभी। ये मैंने जो मित्रों आपको बताया बिल्कुल सत्य बताया। क्यों? सत्य बोलना कोई पाप नहीं होता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, मृच्छकटिक में एक महाकवि शूद्रक कहते हैं, सत्यालापे न भवति पातकम, अर्थात सत्य सत्य बताना, सत्य का विश्लेषण करना ये कोई पाप नहीं है। झूठ बोलना पाप है, गलत सिलेबस का व्याख्या करना पाप है, गलत क्वेश्चन का आंसर देना भी पाप है, क्यों असफल हो जाए। तो मित्रों ये चीज़ें हैं। तो आप लोग समझ गए कि जिस आदमी को खुद मंजिल पता नहीं हो तो वो दूसरे को कैसे वह पहुंचा सकता है। इसलिए जिस आदमी को सिलेबस पता नहीं रहता, कहता आँख रहते हुए अंधा कहलाता है। इसलिए कहता है अंधेना तमसा बिरता। जो भी हो मित्रों, आप लोग समझ, क्षम्यताम, जो भी हो, किसी को यदि बुरा लगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि अब कम से कम अच्छे तरह से हम लोग तैयार कर लें दोनों सेक्शन को, तो आपको वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत साहित्य में आपको अच्छा स्कोर ला सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको कई उदाहरण प्रति उदाहरण दिए, जिन्होंने 1 रैंक तक लाए हुए हैं, 5 रैंक तक लाए हुए हैं। आप फिर से पहला रैंक ला सकते हैं बीपीएससी में। ये मेरी आपको शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू। पुनः मिलिष्यामः।